Okay, so welcome back to the class again. भैया All well? यस भैया Any issues? नो भैया कोई दिक्कत है नहीं तो हम लोग बात कर सकते हैं, हाँ बोलिए। हाँ, क्या दिक्कत है बताएं। कोई दिक्कत नहीं तो फिर क्या है बोली। आप बोले ना बात कर सकते तो ये बोली हाँ अच्छा, हमने कहा कि कोई दिक्कत है तो हम लोग बात कर सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तो फिर क्या बात करेंगे तुमसे, राइट? हाँ ओके फाइन। एनीवेज, सो नो इश्यूज, नो भैया तुम लोग आगे बढ़ें, हाँ राइट? चलिए, बहुत बेहतरीन। सो लास्ट डे वी वर गोइंग थ्रू दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हमने आपको बताया कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग्स एंड आई होप कि दिस मस्ट बी क्लियर ऑल्सो। ये क्लियर भी होगा, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल, हाँ सब क्लियर है? हाँ कोई इशू नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं। ओके फाइन। सो विल मूव ऑन लिटिल बिट अहेड। ओके, सो आगे बढ़ा जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं फाइन। हाँ ओके, लास्ट डे आई टोल्ड यू अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यू रिमेंबर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर सोल्यूट कैन गेट इट किस में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, एक ट्रू सॉल्यूशन में अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर पाएंगे तो उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे, और यदि ऐड कर पाएंगे तो उसको हम अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कहेंगे। ओके, एक टर्म और बताए थे, सुपर सैचुरेटेड, क्या होता है? और ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे तो कम ऐड कर पाएंगे। नहीं हाँ, सुपर सैचुरेटेड, हाँ, यस यस। After providing heat to a solution, no more solute can be get dissolved in it. ओके, गर्म करने के बाद भी अगर आप सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो वी कॉल इट दैट द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड बन चुका है। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। ओके, अब तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हमारे सामने आया है, और वो है पहला सॉल्यूट। ठीक है, एक सॉल्यूट आया है, सॉल्यूट और इसके साथ आया सॉल्वेंट, और दोनों मिलके हमें देता है सॉल्यूशन। हम किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, हम लोग ये भी बात किए। सॉल्यूट किसको कहेंगे? जिसका अमाउंट कम रहेगा जिसका अमाउंट कम रहेगा कम रहेगा। और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा ज़्यादा रहेगा, राइट? हाँ है ना? हाँ चलिए, कम से कम इतनी बातें क्लियर है हाँ ना? सॉल्यूट, सॉल्वेंट। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, आप इसको ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूट वो है जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक? हाँ किसमें? सॉल्यूशन बनाने के दौरान, हाँ है ना? सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर हम जो चीज़ कम अमाउंट में लिए तो वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में लिए वो हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट रहता है। इतना क्लियर है? क्लियर है? हाँ कोई दिक्कत? नहीं ओके, यदि हम बात करें, ठीक है, इसी सवाल को अगर कुछ इस प्रकार से आपको अब तक पेश किया जाए कि आपने कहा कि सॉल्यूट क्या होता है, तो आपने बोल दिया कि जो कम अमाउंट में है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जाहिर सी बात है, आप यही बोलने वाले हो। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि कितना, हाउ मच, हाउ मच। तुम्हारे अनुसार आपने कहा कि जो कम है वो सॉल्यूट है, तो पूछेंगे कितना कम है, कितना कम है, या कहोगे कि सॉल्वेंट जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट कहेंगे। तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है, समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं? जी, तो अब ध्यान से सुने। इन सब चीज़ों को जवाब देने के लिए कुल मिला के सवाल ये पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन बनाने में, पूरा सॉल्यूशन बनाने में कितना हमारा सॉल्यूट है और कितना हमारा सॉल्वेंट है। व्हाट इज देयर रिलेटिव कॉम्पोजिशन। रिलेटिव कॉम्पोजिशन बोले तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप कितना लिए हैं। जैसे एक दूसरे का इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन बनाने के लिए, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, और 1 गिलास पानी में 1 चुटकी चीनी डाल दी, शरबत बन गया? नहीं। इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस? नहीं, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको जब भी आप करते हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि 1 गिलास में कितना हम डालेंगे कि जो है वो मिल जाना चाहिए, हाँ टेस्ट आएगा।
राइट। उसी को बोलते हैं रिलेटिव कंपैरिजन या रिलेटिव कॉम्पोजिशन, कि एक गिलास पानी के रेस्पेक्ट में हम कितना चीनी डालेंगे कि चीनी पानी बन जाएगा। समझे? अदरवाइज जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और एक तो ये ऐसे बनाते हैं जैसे कुछ पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो अभी वही आप एक गिलास पानी लीजिए और एक चुटकी नमक डालिए, तब तो इट विल मेक डिफरेंस। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें देखो सॉल्यूट आपका चीनी था तो इट वाज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, लेकिन उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर नमक हो जाए तो इट विल मार्क द डिफरेंस। आपको डिफरेंस जो है वो दिखने लगेगा। बोलो नहीं दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। सोचो तो, उसके कंपैरिजन में ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन से दोनों एक के कंपैरिजन में दूसरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला काम कर रहा है, या जो भी फर्स्ट सेकंड मान लो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग। जो हम बोल रहे हो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, वही एक गिलास पानी लिए हैं, लेकिन एक चुटकी चीनी काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक चुटकी नमक काम कर रहा है। समझ आ रहा है? इसको हम बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, या रिलेटिव कंपैरिजन या रिलेटिव कॉम्पोजिशन। समझ आया? यूं ही आप मान के चलिए एक गिलास पानी लिए थे और एक जो है वो नमक का एक क्रिस्टल हम डाल दिए। नमक का एक क्रिस्टल हम डाले पानी में, एक गिलास पानी में, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? कुछ नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगलग देंगे, बोलेंगे अरे नमक पानी है ले पी, अब मानेगा भी नहीं, चार झाप मारेगा। नमक पानी, नमक का तो है नहीं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज रिलेटिव कॉम्पोजिशन। जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो इन दोनों का रिलेटिव कॉम्पोजिशन होना जरूरी है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनता है। या साइंटिफिकली बन तो गया है, लेकिन आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज दैट, आपको पता नहीं चलेगा। एक ड्राम पानी में एक बूंद नींबू का रस डाल दिए, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? कुछ नहीं। तो हम बोलेंगे ले 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 नींबू पानी है ले, मानेगा कोई? नहीं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, पहचान में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सॉल्यूशन बनाने के लिए इन दोनों का रिलेटिव कॉम्पोजिशन होना जरूरी है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होना जरूरी है। 1 किलो चीनी ले ली है और एक के गिलास मान लो पानी ली, तब गिलास से चीनी ओवर हो जाएगा, पानी उसमें हटेगा। सोचिए, इज इट मेकिंग एनी सॉल्यूशन बनेगा उससे? नहीं। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि दोनों का रिलेटिव कॉम्पोजिशन होना जरूरी है। समझे कि नहीं? समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो जब भी सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना सॉल्यूट लेंगे और कितना सॉल्वेंट लेंगे। समझ रहा है? व्हाट इज द क्वांटिटी और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब हम इन बातों का चर्चा करने लगते हैं, जब हम इन बातों पर जो है विचार विमर्श करने लगते हैं, तो इस पूरे फेनोमेनन को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। समझे? जब भी कोई बोले कि हम आज से शुरू करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका मतलब यह है कि आपको यह पढ़ाएगा कि कितना सॉल्यूट लेंगे तो कितना सॉल्वेंट डालेंगे, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। कितना सॉल्वेंट लेंगे तो कितना सॉल्यूट आना चाहिए, तब जाकर के आपका सॉल्यूशन बनेगा। आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। समझ में आया? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यदि इतना सॉल्यूट है तो कितना सॉल्वेंट लेंगे कि सॉल्यूशन बनेगा, यदि इतना सॉल्वेंट है तो कितना सॉल्यूट लेंगे कि सॉल्यूशन बनेगा। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम इन मुद्दों पर बात करने लगते हैं, जब हम इन चीज़ों की चर्चा करने लगते हैं कि व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज नीडेड टू मेक अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, समझ रहे हो? दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन और दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ओके, सो हम क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आई होप कि आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे। क्लियर? जैसे ही हम बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, वी विल स्टडी टुडे आर्टिकल्स।
आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आर्टिकल्स का क्या मतलब है, उसमें and the वही सब पढ़ेंगे, समझ रहे कि नहीं। हम ये जानेंगे कि कौन वॉवेल है, कौन कॉन्सोनेंट है, कौन फलना ढेकना लिमका डिमका, है ना, पेप्सी थम्स अप, यही सब जानेंगे। उसी प्रकार से जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने की कोशिश करेंगे, या आपको कोई भी बोलेगा, जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ये बताई जाएंगी कि कितना सॉल्यूट होगा, कितना सॉल्वेंट होगा टू मेक अ सॉल्यूशन, कितना सॉल्वेंट होगा, कितना सॉल्यूट होगा टू मेक अ सॉल्यूशन, बस यही बताया जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये बहुत ही ज़बरदस्त फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ये फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। न्यूमेरिकल समझते हो, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते होंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का इसमें जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी पिक्यूलियर मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है वो इंटरेस्टिंगली आपको समझना होगा, तब जाकर के आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। थियोरेटिकल नहीं है ये, आप बिल्कुल जो है वो आपको फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखने के बाद यू विल हैव टू अप्लाई, समझ के और उसके बाद अप्लाई करोगे, समझे, यूं ही नहीं होगा। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ओके। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आई विल टीच यू, और वी हैव टू गो थ्रू इन 4 डिफरेंट हेडिंग्स, 4 डिफरेंट तरीकों से आपको हम बताएंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। केवल 4 नहीं है, और भी है, ठीक है, आपको केवल 4 को पढ़ना है, फाइन, समझे कि नहीं। जब बगलोली नहीं ना बाहर जा करके क्या मतलब 4 को होता है, नहीं, 4 आपको पढ़ना है, ठीक, ओके। आइए, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज मास परसेंट, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तीसरा जो हमें पढ़ना है उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, ठीक। सब एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से जो है धीरज का बांध जो है वो बांधे रखें। और नंबर 4 जो है इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एज पर माई एक्सपीरियंस आई नो कि आपको ये दोनों पढ़ाया गया होगा स्कूल में, ठीक है, मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। आई हार्डली बिलीव कि आपको जो है वो ये दोनों पढ़ाया गया हो, स्ट्रेंथ और सॉल्युबिलिटी बताया गया है क्या, सॉल्युबिलिटी बताया गया, ओके, बट नॉट स्ट्रेंथ, ओके। सॉल्युबिलिटी बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, एल्स एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो सॉल्युबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक इतना सुन दे के खत्म कर दिया 2 लाइन में, लेकिन उसी पर जो है वो क्वेश्चंस बना के दे दिया है। तब बच्चा जब ढंग से सॉल्युबिलिटी समझेगा नहीं तो कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चंस, इट बिकम्स ट्रेजेडी ओवर देयर, दैट्स व्हाई इट्स बेटर, अगर पढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात है, एंड इफ नॉट वी विल डू ओवर हियर, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है ना कि जब नापना ही है कि कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट लेना है टू मेक अ सॉल्यूशन, तो इतना पैतरा मारने का क्या जरूरी है, एगो से भी काम चल जाता, एगो से भी काम चल जाता, इतना सारा करने का क्या आवश्यकता है। नहीं समझे हम क्या बोले, समझ गए। हम ये कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे कि कितना सॉल्यूट लेंगे, कितना सॉल्वेंट लेंगे कि सॉल्यूशन बनेगा, समझे कि नहीं, या यदि सॉल्यूशन है तो कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, यही ना जानना है। तो इसको जानने के लिए इतना 4 तरीका निकालने का जरूरी है, एक को तरीका से भी तो हो जाता, इतना करने का क्या आवश्यकता है, समझे कि नहीं। खाली पॉकेट का जो पैतरा मार रहे थे 4 को, एक को तो हो जाता, राइट है कि नहीं, हाँ, बट ऐसा नहीं है। एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन पर्पस, हर चीज का अपना एक पर्पस है, समझे कि नहीं। जैसे लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट कि आपको कॉपी में एक लाइन खींचना है, कॉपी में एक लाइन खींचना है, ठीक है, या सपोज दैट कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की आपको दूरी नापनी है, ठीक है, तो आप किस में नापना पसंद करिएगा, स्केल से। और वो स्केल जो होगा वो कैसा होगा, स्केल का यूनिट क्या होगा, उसमें स्केल का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, स्केल का यूनिट होगा सेंटीमीटर। मतलब उस स्केल से भी तो आप डिस्टेंस नाप सकते हैं ना,
तो चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ से रांची की दूरी नापते हैं स्केल से। नापाएगा ना जी? नहीं नापाएगा, ना पाएगा, लेकिन मुश्किल है। हाँ। इट्स नॉट फिजिबल, फिजिबल नहीं लगता है। और सेंटीमीटर में दूरी नाप के देखो तो कितना दूर हो जाएगा, कितना बड़ा वैल्यू आएगा। सेंटीमीटर में काफ़ी बड़ा वैल्यू आएगा। इसलिए सेंटीमीटर से हट करके हम आए मीटर, और फिर मीटर से हट करके हम देखें कि ये भी कम पड़ रहा है, फिर किलोमीटर में आ गए, और किलोमीटर वाले जो है वो आपको छोटा वैल्यू देगा, समझे, और वो कन्वीनियंट होगा। समझ? वही आप बैक्टीरिया नापना है तो स्केल लेके चलते हैं हम, बैक्टीरिया नापे चले? काहे? ना पाएगा ही नहीं, माने इससे भी और छोटा चाहिए फिर, समझे कि नहीं? हाँ, अब इसमें बंदा बोलेगा कि इतना करने का जरूरी था, एक के को रखता, किलोमीटर से नाप देते सब, चाहे सेंटीमीटर से ही नाप देते सब, हम सब का सब हम। तो बताइए, इज इट पॉसिबल? जरूरत के अनुसार देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू चेंज द यूनिट्स और टू चेंज द वेज। किलोमीटर में नापने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, किलोमीटर में नापने के लिए। नहीं तो नापने का स्केल से भी नापा जाएगा, बट दैट इज नॉट फिजिबल, पॉसिबल नहीं है वो, समझे? देखने का तो लगता तो है कि हाँ ठीक है यार कर लेंगे, करना कुछ है, नापना तो ही है, स्केल वो पलटते जाएंगे ऐसे 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 ऐसे। बट आप खुद सोच के देखिए कि क्या ये मुमकिन है? नहीं। बकलोली करने के लिए बोल सकते हैं हाँ हाँ हम कर देंगे, हमको समय दीजिए हम कर देंगे, बट थिंक ट्वाइस। कैन इट बी डन? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो है वो अच्छा भी नहीं लगता, स्केल से रोड नाप रहे हैं। बुझ गए कि नहीं? सो अकॉर्डिंगली वी चेंज, हम चीज़ों को बदलते हैं। दैट्स वाई द सेम इज फॉर दिस केस ऑल्सो। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? मास परसेंट क्यों है, वॉल्यूम परसेंट क्यों है, स्ट्रेंथ क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, ये अलग अलग क्यों लिया गया है, ये तो कम है। अभी आगे और जाइएगा, क्लास 11 में जाइएगा ना, और सारी और चीज़ें आपके ऐड हो जाएंगी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, समझे? इटी इटी करके लिट्टी चोखा बन जाएगा तुम लोग, समझे? लेट अस सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? आइए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मास परसेंट क्या होता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मास परसेंट? मास परसेंट क्या होता है, ठीक है? तो मास परसेंट आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि मास इज समथिंग ऑफ वेट, किलो एंड ऑल, ग्राम एंड, राइट? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है मालूम? केजी। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, राइट? ओके, ग्रेट, फाइन। सो मास परसेंट इज एक्चुअली आपको ये बता रहा है, इट वांट्स टू टेल यू इज कि मान लीजिए कि हमने सॉल्यूशन हमने कितना लिया है, तो 100 पार्ट्स लिए हैं। 100 पार्ट्स बोले तो माइट बी इट वुड बी 100 kg, 100 ग्राम, समझे कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, आई एम टेलिंग 100 पार्ट्स, ठीक? 100 पार्ट्स हमने सॉल्यूशन लिया। 100 पार्ट्स सॉल्यूशन में व्हाट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ दिस टोटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सॉल्यूट। मान लो कि इसका जो भी वजन है, कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो भी वजन है टोटल, इसका जो भी वजन है उसमें इसके वजन को टोटल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये कितना भागीदारी दे रहा है, इसका योगदान कितना है? इसका योगदान कितना है? ये हो गया मास परसेंट, इसको हम मास परसेंट कहते हैं। या यूं भी पूछ सकते हैं कि इसके वजन में इसका कितना भागीदारी है, इसको भी हम मास परसेंट कहेंगे। बस फर्क ये है कि हम इस केस में कहेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, और इस केस में हम कहेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ आया कि नहीं? सिंपली आपको लिखना यह है कि द पार्ट ऑफ द मास दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सॉल्यूट इन एवरी 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में इसका कितना भागीदारी है, इसको हम कहते हैं मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। और वही सॉल्वेंट का निकालेंगे तो मास परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट कहेंगे उसको। समझ आया?
कि नहीं? जैसे मान लो हम बोले ये मेरे को कुछ पैसा दी और आप भी मेरे को कुछ पैसा दिए, ठीक है, और दोनों को मिला देने से मेरे पास हुआ 1 करोड़, ठीक है, कितना हुआ? 1 करोड़। ये सब बोल के ना दिल को तसल्ली मिलता है। क्या मिलता है? क्या? तसल्ली मिलता है। हाँ। सो आप दोनों ने कुछ पैसे दिए और मेरे पास 1 करोड़ हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपने मेरे 1 करोड़ में कितना भागीदारी दिया और आपने कितना दिया, बस यही बोल रहे हैं। इफ़ यू आर सॉल्यूट एंड यू आर सॉल्वेंट, तो अगर आपका भागीदारी निकालेंगे तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट होगा और आपका भागीदारी निकालेंगे तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना ही है कि पूरे होल के बनाने में आप कितना योगदान दिए। अगर ये 100% है, सॉल्यूशन अगर 100% है, ठीक है, तो 100% को बनाने में तुम्हारा कितना परसेंटेज था? दिस इज मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। 100% को बनाने में तुम्हारा कितना परसेंटेज था? तो दैट इज मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना? आइए इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक, मास परसेंट, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, मास परसेंट। सो अच्छा पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन कर दे क्या? ओके। ठीक है, आइए। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज the amount of solute or solvent in a particular solution by mass, volume, etc. is called as concentration of a solution. Concentration of a solution. Clear? Okay. Now moving on to the mass percent. Mass percent क्या होता है भाई? तो mass percent it is the number of components. The number of components mainly solute एंड या और सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हाउ बाय मास, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाय मास, बाय मास, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाय मास प्रेजेंट इन पर 100 parts of the solution, या per 100 parts by mass of the solution. So इतना काफ़ी है, solution full stop. It is the number of components solute or solvent by mass present in per 100 parts by mass of the solution. एक पूरे सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या कॉम्पोजिशन है, उसी को हम कहते हैं मास परसेंट, ठीक है। जब हम ये निकालने की कोशिश करने लगते हैं कि हमारा सॉल्यूट कितना वजन है पूरा का पूरा सॉल्यूशन में, पूरा का पूरा जो भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कितना वजन योगदान दे रहा है, दैट इज नोन एज मास परसेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसको हम लोग छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए हम लोग बात कर रहे हैं मास परसेंट की, ठीक। क्लियर है? हम सभी को मालूम है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव मी अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन देगा, है ना। ओके, सो लेट अस assume that
द मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट बी एम ए, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट हमको नहीं पता क्या है, बस है, लेट इट बी एम ए, बोले तो मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट को ज़्यादातर लोग ए से डिनोट करते हैं और इसको बी से, जैसे सॉल्यूट को ज़्यादातर लोग ए और सॉल्वेंट को बी से करते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ ए बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर यहाँ लिख देते हैं लोग, ऐसा कर देते हैं बी मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसा कर दो, या मास ऑफ ए, ऐसा कर देते हैं। अब दिक्कत नहीं ना। एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन बी मास ऑफ सॉल्वेंट या एम बी, ऐसा। क्लियर? कोई दिक्कत? यदि ऐसा है देन मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा बताइए? मास ऑफ द सॉल्यूशन MA by MB। सॉल्यूशन का वेट ना नीचे दिखाता है। नहीं, कहाँ लिखा था वो ध्यान मत दे, हम बोले ना स्कूल में आपको जो पढ़ाया गया वो गेट के बाहर रख के आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। MA by MB। एम ए बाई, MB हाँ 100। 200 कोची। मास ऑफ द सॉल्यूशन इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, सिंपल। इसका जो वजन है वो और इसका जो वजन है वो, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सीधी सी बात, समझे? ओके, अब आइए नाउ क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अबरी। अबरी क्या है? अबरी। हाँ, सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, हमको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तभी तो परसेंटेज निकलता है। जैसे मान लो तुमको जितना नंबर आया वो डिवाइड करो टोटल नंबर जितना था वो इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आ गया कि तुमने एग्जाम में क्या परफॉर्म किया। हमको आया है 50 नंबर और मार्क्स था 500 का, इंटू 100 तो ना परसेंटेज आएगा। 1 2 5 एकम 5 5 दही 50, 10% स्कोर की कोची। सब कोची पढ़ रही थी तुम लोग? साइंस का ये हाल नहीं, ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, जरूर तुम लोग बकवास टाइप का एगो कोई भी लव स्टोरी देख रही होगी। क्लियर है? आपको जो मिला वो टोटल जो है वो और फिर इंटू 100, सॉल्यूट जितना है वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर? इस प्रकार से आई कैन राइट इट एज दिस वन कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट इज एम ए, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इज एम ए प्लस एम बी, राइट, इंटू 100। दिस इज माई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसी को काफ़ी जगह पे आपको जो है अलग वेरिएबल करके भी लिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अगर ये निकालना है तो कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा रहेगा, ठीक है, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100, ये हो गया, ठीक है। मतलब जो हमने मास एम से डिनोट किया है वो लोग डब्ल्यू से, वेट से कर लेते हैं, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव टू बॉदर मच अबाउट दिस वन कि हमने क्या किया है क्या नहीं, ठीक। जो आपको ज़्यादा सटीक लगे वो आप कर लीजिए। मुझे मास से एम ज़्यादा सटीक लगता है, इसलिए आई गो ऑन विथ एम। हम एम के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? ओके, चलिए इसको भी हम लोग छाप लेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करें। कोई दिक्कत? सिमिलरली आपको ये पूछा जा सकता है कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट बताइए। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास परसेंट बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्वेंट कर देंगे बस,
जिसका पूछ रहा है उसको इज्जत दो, उसको ऊपर रखो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे बस सिर्फ MA के जगह पे MB कर देंगे, MB अपॉन MA प्लस MB इंटू 100। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर ये आया, ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो जाएगा WB बाय WA प्लस WB इंटू 100। सिंपल, क्लियर है। सॉल्यूट का पूछे, सॉल्यूट को ऊपर रख के नीचे सॉल्यूशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्वेंट का पूछे, सॉल्वेंट वाला रख दो, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग फिर से, है ना, ओके, इसको भी हम लोग तब बदल देंगे, ठीक है। छूट गया, ले हैप्पी, हाँ चलिए अब छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। देखो अगर मास परसेंट समझ गए हैं तो आगे वाला भी समझ जाओगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, फाइन। अगला है हमारा नंबर 2, दैट इज वॉल्यूम परसेंट, राइट। कितना होशियार है तुम लोग, वॉल्यूम परसेंट। इसका और कुछ नहीं है, जहाँ पे डेफिनेशन में, पिछले वाले डेफिनेशन में जहाँ पर हमने बाय मास लिखा था, आपको केवल बाय वॉल्यूम कर देना है, बस सिंपल, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने मास लिखा था पिछले बार वाले में कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बाय मास था उसमें, इसमें लिखेंगे बाय वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं, बाय वॉल्यूम, ठीक है। बाय वॉल्यूम इन पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, सिंपल, वो हो गया वॉल्यूम परसेंट। मान लो कि जैसे किसी किसी को किलो किलो अच्छा नहीं लगता, उन लोग को लीटर लीटर बढ़िया लगता है, समझे। 5 लीटर ये 2 लीटर, अब जैसे मान लो कि दूध लाए और पानी उसमें डाले तो सॉल्यूशन बनेगा ना, कि नहीं बनेगा, बनेगा। या फिर पानी लाए और उसमें नींबू डाले तो सॉल्यूशन बनेगा जी, बनेगा ना। हाँ, तो अब नींबू पानी को जो, या फिर पानी जो आया है उसको हम किलो में नाप नहीं सकते, समझे। और जो नींबू का रस है उसको भी किलो में नाप नहीं सकते, ये सब तो लीटर वाला है, कैपेसिटी वाली चीज़ें, तो हम उसको लीटर करना होगा, और लीटर वाला है तो फिर आपको वॉल्यूम वगैरह यही देखना होगा, बुझे कि नहीं। ओके, क्लियर है। सो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, था जैसा था वैसा ही लिख देंगे हम, कोई इशू नहीं है। आप मिला लीजिएगा लिखने के दौरान, अगर चेंजेस होंगे तो आप जो वाला आपको इजी लगे उसके अनुसार आप चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, या पार्ट ऑफ लिख सकते हैं आप, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज इतना बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स, पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, बस सिंपल, ये हो गया वॉल्यूम परसेंट, क्लियर। ओके, अगेन लेट अस अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बी VA, ठीक है, इसको हम VA मान लेते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट बी VB। अगर ऐसा है देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज VA प्लस VB, दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर। ओके, नाउ क्या है, हाँ अंग्रेज बनी बड़ा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ द solute, volume percent of the solute is equals to volume of solute by volume of solution into
100। देखिए अचानक एकदम मस्त एकदम याद हो गया, हो नहीं। वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इज VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। हुआ मस्त तगड़ा। ओके सुई टुई टू और कुछ था क्या? हो गया ना। इसका कोई ऑर्डर यही वाला जो है सो यही है। फाइन ओके गजब। इसको भी हम लोग चलिए आगे देखो। नाउ वी कैन से कि अब अगर मान लीजिए मुझे सॉल्वेंट का निकालना हो, है ना, सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्वेंट कर देंगे, है कि नहीं? हाँ बाकी तुम लोग होशियार रही है, यहाँ पे भी कर देंगे, है कि नहीं? ये हो गया। यहाँ पे हम लोग VB कर देंगे, VA प्लस VB इंटू 100। सिंपल हो गया, क्लियर? ओके इसको हम लोग छापो।